जब ये प्रदर्शन चल रहा था तो मौलाना यहाँ पहुंचे, अलग अलग तकरीरें दी गई और ऐसी भड़काऊ तकरीरें। बिल में क्या है ये तो मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाले, लेकिन तकरीरें देकर भड़काने की साजिश रची गई, गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, गलत परिभाषा देने की कोशिश की गई इस बिल का। क्या क्या कैसे भड़काया गया है जरा आपको बताते हैं, जानकारी चलिए जल्दी से आपको देते हैं। मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी है, ये कहा गया। मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है। नए बिल से वक्फ प्रॉपर्टी छिन जाएगी, डर दिखा रहे हैं। देखिए, नए कानून से कब्रिस्तान की जमीन भी ले लेंगे, ये भी कहा है। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की प्लानिंग है। सोचिए क्या क्या भर रहे हैं बाकी लोगों के मन में जिन्हें शायद नहीं पता है कि बिल में क्या है। मदरसों पर ताला लगाने की साजिश हो रही है, वक्फ बोर्ड के काम में दखल अंदाजी की जा रही है, वक्फ की संपत्ति हड़पने की कोशिश है। ये सब कुछ, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। आगे बिल में क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने भी तुरंत मुस्लिमों का खैरखा बनते हुए, हिमायती बनते हुए मौके को बुनाया। क्या कहा है सुनिए। कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। सुन रहे हैं आप, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल ये वोट बचाने का ताल्लुक था जो इस तरह का बयान सामने आया, क्योंकि यहाँ पर जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बेहतरी के लिए लिए जा रहे हैं। कैसे लिए जा रहे हैं हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इकलौते सियासतदान नहीं है जो मौके को भुनाने पहुंचे। और भी चेहरे थे, कौन कौन पहुंचा चलिए आपको बताते हैं जल्दी से। देखिए, सलमान खुर्शीद पहुंचे, कांग्रेस के नेता। इसके अलावा फौजिया खान पहुंची, एनसीपी शरद गुट से नेता है। अबू ताहिर टीएमसी के नेता पहुंचे, मोहम्मद बशीर आईयूएमएल के नेता पहुंचे। इसके अलावा राजा राम सिंह सीपीआईएमएल के नेता भी पहुंचे, सीएमआई के सैयद अजीज पाशा भी यहाँ पहुंचे। ये तमाम चेहरे थे जो पहुंचे, और इनका कहीं ना कहीं मकसद यही था कि जो चल रहा है, जो प्रदर्शन चल रहा है, जो फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जो भड़काने का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें ये अपनी सियासत के लिहाज से पहुंच जाए और फायदा शायद इन्हें मिल जाए। विपक्षी तमाम जो चेहरे पहुंचे, उनमें से बड़े चेहरों का क्या कहना है, किस तरह से उन्होंने समर्थन दिया है, पहले उन्हें सुना रहे हैं आपको, सुनिए। वक्फ बिल को लेकर के बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी आशंकाएं हमारे जहन में भी हैं, और जेपीसी ने उसमें एक तरह से बहुत ही संकीर्ण दायरे में पूरा विमर्श रखा है। सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है। वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? जेपीसी का गठन क्यों किया आपने जब जेपीसी के सदस्यों की राय को सुनना ही नहीं था? ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है, सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू। लोकतंत्र में उनको अधिकार है, सबको अधिकार है कि जो बातें मन की न हो, जो बातें समझते हैं कि उनके साथ अन्याय हो, तो लोकतांत्रिक ढंग से उसका विरोध करें। और सरकार को भी जिम्मेदारी बनती है खुले मन, खुले दिल, खुले दिमाग से, देश बड़ा है, देश की एकता बड़ी हुई है, ये सोचकर उनकी बातों को सुने। विपक्षी चेहरे तो सियासत का मौका ढूंढ लेते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं। वो मुस्लिम धर्मगुरु जो फतवे जारी कर देते हैं, कुछ उनको गड़बड़ लगता है, तो वो कैसे विरोध कर रहे हैं इन विपक्षी चेहरों का, वो कैसे समर्थन कर रहे हैं इस बिल का, जरा आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन पर प्रश्न खड़े हो गए। बिल के विरोध में मुस्लिम दो पक्षों में बटे दिखाई दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को विपक्षी दलों के समर्थन पर अब ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली में हुआ प्रदर्शन राजनीति से प्रभावित है, ये मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। मुस्लिम धर्मगुरु ने प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है, ये मौलाना रजवी का कहना है। मौलाना रजवी ने साफ साफ कह दिया है कि अपना जो उसका एक एजेंडा था उससे भटककर गलत रास्ते पर चला गया है। और क्या कहा है, कैसे विपक्षी चेहरों से सवाल किया है, सुनिए जरा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया है। पहले बोर्ड में कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत को ओहदा या मेंबर नहीं बनाया जाता था। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग और खुद MIM के अध्यक्ष ओवैसी साहब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के
जिम्मेदारों में शामिल हैं और बाज़ाब्ता तौर पर मेंबर हैं। तो ऐसा लगता है, जाहिर होता है कि बोर्ड को पॉलिटिकल पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है। सुना आपने क्या कहा रजवी साहब ने कि बोर्ड को पॉलिटिकल पार्टीज ने हाईजैक कर लिया, उनकी भाषा बोल रही है। क्या बदलाव किए जा रहे हैं जिसकी वजह से टेंशन में है ये सियासतदान? चलिए बताते हैं आपको, जल्दी से जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल केंद्र और राज्य से 2 महिला सदस्य शामिल किए जा रहे हैं। महिला सदस्य ने मंजूर नहीं। स्टेट वक्फ बोर्ड में एक ओबीसी का सदस्य भी होगा, वहीं बोहरा आगा खानी के लिए अलग बोर्ड होगा। इसके अलावा महिला उत्तराधिकारी के अधिकारों का भी संरक्षण किया जाएगा। सभी मामलों में लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाएगा जो पहले नहीं था। पोर्टल से रजिस्टर होगी सारी वक्फ संपत्ति, यानी डेटा एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये भी इन्हें पसंद नहीं आ रहा। संपत्ति के सारे कागज पोर्टल पर डालने होंगे, अपलोड करने होंगे। पोर्टल से संपत्ति का सर्टिफिकेट बकायदा दिया जाएगा और सरकारी संपत्ति पर अगर दावा किया है तो उसकी जांच होगी। यूं ही दावा करके संपत्ति कब्जा नहीं सकते। वक्फ की कमाई से अनाथ विधवाओं का एक तरह से उनकी हेल्प की जाएगी, उनकी मदद की जाएगी। ये सारे जो प्रावधान है यही टेंशन की वजह बने हुए हैं। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। कई बदलाव हुए, कई बदलाव कैसे किए गए चलिए समझ लीजिए। पुराना वक्फ कानून कहता था कि प्रॉपर्टी विवाद में सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल से ही अपील की जा सकती थी, कहीं और नहीं जा सकते थे। लेकिन अब जो बदलाव हो रहा है, प्रॉपर्टी विवाद में किसी भी कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, यानी आपकी कम से कम बात तो सुनी जाएगी। ट्रिब्यूनल अगर नहीं सुन रहा और आपकी वाकई में प्रॉपर्टी हड़पी जा रही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी उस समय माना जाता था, लेकिन क्योंकि आप कोर्ट जाएंगे, ऐसे में अब ये फैसला आखिरी नहीं होगा, कोर्ट भी डिसाइड करेगा। और ऐसे में जिसकी जमीन कब्जी जा रही है उसके लिए ये बहुत बड़ी एक तरह से चेंज है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को उस वक्त चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन अब जब कोर्ट में जाएंगे तो फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का पूरा अधिकार एक इंसान को मिल जाएगा जिसकी जमीन पर अधिकार जताया गया, गलत अधिकार जताया गया। बोर्ड में महिला दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं थी, लेकिन अब एंट्री की बात हमने आपको बताया कि ऐसे बोर्ड में महिलाओं और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री हो रही है जिससे कि एक बैलेंस बना रहे, लेकिन वो भी इन्हें पसंद नहीं आ रहा। सर्वे कमिश्नर्स की नियुक्ति का प्रावधान पहले था, अब क्या है, राज्य सरकार सर्वे कमिश्नर नियुक्त करेगी, यानी आप अपने पसंदीदा व्यक्ति को नहीं बैठा सकते, अब राज्य सरकार नियुक्त करेगी। सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, मनमानी नहीं चल पाएगी। किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की संपत्ति घोषित किया जा सकता था पहले वक्फ दावा करता और प्रॉपर्टी उनकी हो जाती, लेकिन अब क्या होगा, अब वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म होगी, शक्तियां कम होंगी और इसी को लेकर चिंता में है मुस्लिम संगठन भी और इस तरह के सियासतदान भी जिनको सीधा फायदा पहुंचा था, क्योंकि कहा जाता है वक्फ में भी बड़े चेहरों को सीधे फायदा पहुंचाया जाता है। अब शक्तियां कम होंगी और इसीलिए हिंदू संगठन देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो कानून है इसे लाया जाए।